छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पहला है चैप्टर 5 जो कि बिजनेस साइकिल पे बेस्ड है, और दूसरा है हमारा चैप्टर 6 जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी पे बेस्ड है। फ्रेंड्स, ये दोनों चैप्टर मैंने एक ही लेसन में लिया हूँ क्योंकि बहुत ही छोटे हैं और इनमें कंटेंट काफ़ी कम है, तो इसे समझना हम लोग के लिए काफ़ी आसान होगा एक ही स्लाइड में। चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं सबसे पहले चैप्टर 5 को, जो कि बेसिकली बिजनेस साइकिल है। सबसे पहले बिजनेस साइकिल होता क्या है? देखिए, बिजनेस साइकिल को हम लोग इकोनॉमिक साइकिल से भी समझते हैं, इसका दूसरा नाम है इकोनॉमिक साइकिल। देखिए, होता क्या है कि हमारे इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन होते रहता है, प्रोडक्शन में या सप्लाई में, ठीक है। वो डिफरेंट मंथ्स पे या डिफरेंट ईयर में फ्लक्चुएशन जो होता है, इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशन जो होता है, इसे ही हम लोग बिजनेस साइकिल कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बिजनेस जो एक्टिविटीज़ हैं वो कभी प्रॉस्पर होंगे और कभी डिप्रेस होंगे, कभी बढ़ेंगे कभी घटेंगे। तो ये जो फेज है ये अनप्रिडिक्टेबल है। देखिए, मैंने लिखा है यहाँ, इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ये रेगुलर भी नहीं है, ये इरेगुलर है, कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। और दूसरी बात कि जिस तरह आपका क्लॉक का पेंडुलम होता है, उसी की तरह ये रिपीटेटिव फेनोमेना है, लगातार होते रहेगा ये। और मतलब कहने का मतलब ये इरेगुलर है, ये अनप्रिडिक्टेबल है, ये रिपीटेटिव है, और साथ ही साथ ये हम लोग कह सकते हैं कि इसका टाइमिंग भी रैंडम होता है। तो ये है हमारा बिजनेस साइकिल। तो फ्रेंड्स, आप लोग याद रखेंगे कि बिजनेस साइकिल का दूसरा नाम है इकोनॉमिक साइकिल। अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं बिजनेस साइकिल का। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये साइंक्रोनिक है। साइंक्रोनिक का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को फॉलो करता है। कमत कर देखिए, इसका सिंपल मीनिंग कहते हैं फ्लक्चुएशन ऑकर इन ऑल इंडस्ट्री एट द सेम टाइम। मतलब यदि एक इंडस्ट्री में एक सर्टेन टाइप्स ऑफ फ्लक्चुएशन हो रही है तो दूसरे में भी वैसा ही फ्लक्चुएशन होगा। तो एक ही मतलब सारे के सारे इंडस्ट्री में एक ही तरह के फ्लक्चुएशन दिखे जाते हैं, इसे हम लोग साइंक्रोनिक कहते हैं। दूसरा है हमारा कि वेव फॉर्म। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन जो है उसको एक साइकिल में देख सकते हैं, और आप लोग वेव जानते ही होंगे। वेव जो है कभी एक क्रेस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, तो वेव के रूप में जो है ये हमारा बिजनेस साइकिल मूव करता है। तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि साइक्लिक। अभी तो हम लोग जान रहे हैं कि जो इसका फ्लक्चुएशन है वो साइक्लिकल है, तो वो रेकरिंग होता है, मतलब रिपीटेड होता है। मैंने पहले भी बता दिया है कि ये रिपीटेटिव फेनोमेना है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने समझाया है वेव फॉर्म का। जो अप एंड डाउन मूवमेंट है वो सिमेट्रिक नहीं है। जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वो ज़्यादा सडन होता है और बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होता है कंपेयर टू अपवर्ड मूवमेंट। मतलब अपवर्ड धीरे धीरे मूव करेगा, लेकिन जो डाउनवर्ड होगा वो सडनली मूव कर जाएगा। तो ये है हमारा एक तरह से इसे हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल। ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट है ये अनसिमेट्रिकल है। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखा उसे सम अप कर लें। सबसे पहला कि ये हमारा अनप्रिडिक्टेबल है, ये हमारा रिपीटेटिव है, ये इरेगुलर है, ये साइंक्रोनिक है, ये वेव फॉर्म है, और ये हमारा फाइनली नॉन सिमेट्रिकल है। तो दोस्तों, ये सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, और होपफुली आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन इसलिए इस तरह पूछ लिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल। तो हो सकता है इनमें उन सभी में से ये 3 ऑप्शन दिए हों और चौथा कुछ और दे दे। चौथा मान लेते थे सिमेट्रिकल, तो आप लोग सिमेट्रिकल को टिक लगा के आएंगे कि सिमेट्रिकल जो है बिजनेस साइकिल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि बिजनेस साइकिल में अनसिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। आखिर बिजनेस साइकिल के क्या क्या फेज होते हैं। तो बिजनेस साइकिल 4 फेज में होता है। पहला होता है बूम, इसे पीक कहते हैं। दूसरा होता है रिसेशन, इसे क्राइसिस कहते हैं। तीसरा होता है डिप्रेशन, ये बॉटम होता है। और चौथा होता है रिकवरी, ये ऑप्टिमिज्म होता है। आइए दोस्तों, ये देखिए ग्राफ से समझ सकते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो बूम का है, उसके बाद रिसेशन हुआ, उसके बाद डिप्रेशन सबसे नीचे वाला, और फिर रिकवरी हुआ। आइए सबसे पहले बूम फेज को समझते हैं। देखिए, बूम फेज में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन का कैपेसिटी है, जितना यूटिलाइज होना था उतना यूटिलाइज हो चुका। तो अब देखिए इसी कारण क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उस कंपनी में, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे लोग उसमें कंपनी में। तो उस कारण से और प्रोडक्ट बनेंगे उस कंपनी के। तो क्या होगा, जो इंटरप्रेनर है वो क्या करेगा, वो नया नया मशीन खरीदेगा, और जो एम्प्लॉय हैं वो भी ज़्यादा वेज रेट पे वर्क करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे पैसा, अपना वेज रेट ज़्यादा होगा। तो इस कारण से आप लोग क्या देख रहे हैं कि जो कॉस्ट टेंडेंसी बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, इसके कारण क्या होगा, प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्यों प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ा, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, नया मशीन को लाया जा रहा है, लोगों के वेज बढ़ रहे हैं, जिसके कारण प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब देखिए, ये सब मैं बात कर रहा हूँ बूम फेज में। अब प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, जो हमारे सैलरीड क्लास हैं, सैलरीड क्लास है, उनका तो सैलरी फिक्स है, तो वो जो है उस प्राइस के बढ़ने के कारण, प्राइस के बढ़ने के कारण जो है उसको कोप अप करना में उनको डिफ़िकल्टी फेस होगी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, वो अपना जो है कंजम्पशन जो वो कंज्यूम कर रहे हैं वो घटा देंगे, और फिर फाइनली क्या होगी, इस वक्त प्रॉस्पेरिटी सबसे पीक पे होगी, और उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ेगी, और वो स्टैग्नेंट हो जाएगी, रुक जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बूम फेज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिसेशन फेज को समझते हैं। देखिए, मैंने सारे के सारे कीवर्ड्स यहाँ लिख दिए हैं, क्योंकि आप लोगों को फाइनल टाइम रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो इसे ज़रूर नोट कर लें, और एकदम सीक्वेंस वाइज समझें कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, क्या सीक्वेंस में ये हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिसेशन को समझते हैं। अब देखिए कि ये बूम के बाद क्या हुआ कि कुछ लोग थे जो कि प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखे, फिर भी तो कंटिन्यू रखे तो क्या होगा, उनका स्टॉक बढ़ते जाएगा, स्टॉक बढ़ेगा, और इस केस में क्या होगा, सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा सप्लाई कर दिए, उनको पता नहीं चला कि बाहर हो क्या रहा है। बाहर तो ये हो रहा था ना कि जो सैलरीड क्लास पीपल थे, उनका चूँकि सैलरी फिक्स था, तो वो लोग कंजम्पशन ही कम कर दी, क्योंकि प्राइस बहुत बढ़ने लगा, वो इससे अवगत नहीं थे, और वो अपना प्रोडक्शन कंटिन्यूसली बढ़ा रहे थे। इसी कारण सप्लाई जो है डिमांड से ज़्यादा बढ़ गया। तो अब देखिए, जो भी इन्वेस्टर थे, जो भी इन्वेस्ट किए होंगे उस पार्टिकुलर कंपनी में, वो क्या करेंगे, अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसे विड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करेंगे तो वर्कर्स पे क्या इफेक्ट होगा, कि जो भी ऑर्डर दिया गया था नया इक्विपमेंट का, रॉ मटेरियल का, वो सब कैंसिल हो जाएगा, और जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस को कट डाउन करेगा, वर्कर को रिट्रेंच करेगा। रिट्रेंच का मतलब होता है उसे वर्क से हटाना। अभी जैसे हम आप लोग देखेंगे मारुति सुजुकी वगैरह में कुछ 10 दिन के लिए पे ऑफ कर दिया गया, कट आउट कर दिया गया, फायर कर दिया गया, तो ये सब चीज़ इसी कारण से होता है, रिसेशन फेज का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, और उसी प्रकार से और क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इसके कारण क्या होगा, इनकम, प्रॉफिट, प्राइस, ये सब के सब घटेंगे। तो ये डिस्ट्रेस वाला फेज है, तो इसी फेज को हम लोग क्राइसिस फेज कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस फेज को क्राइसिस कहा जाता है, तो आंसर होगा आप लोगों का, रिसेशन फेज को ही हम लोग क्राइसिस फेज कहते हैं। आइए, अब रिसेशन के बाद क्या होगा, डिप्रेशन होगा। देखिए हुआ क्या कि डिमांड और प्रोडक्शन दोनों घटा, डिमांड भी घट रहा है और प्रोडक्शन भी घट रहा है। अब लेकिन जो डिमांड के घटने का रेट है वो प्रोडक्शन के घटने के रेट से ज़्यादा तीव्र है, मतलब जो पेस है डिमांड के घटने का वो ज़्यादा है कंपेयर टू प्रोडक्शन के घटने का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके कारण क्या होगा, जो मैन है और जो मशीन है वो अंडर एम्प्लॉयड हो जाएंगे, मतलब जितनी उनकी क्षमता थी उतनी क्षमता का वो यूज ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें तो काम से निकाल दिया गया है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और देखिए दोस्तों, एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, दोनों में अंतर क्लियर होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अब देखिए क्या होगा, इसके कारण प्राइस जो लो है, प्राइस कम है, और कम हो जाएगी प्राइस किसी चीज़ की, क्योंकि जो वर्कर हैं वो उनका पेमेंट ही बहुत कम मिल रहा है उन लोगों को। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो और घटेगी। ठीक है, तो पेसिमिज्म पूरा प्रिवेल करेगा हमारे इकोनॉमी में। जो लेस्ट कॉन्फिडेंट जो इन्वेस्टर है हमारे, वो नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेना ही नहीं चाहेंगे, किसी तरह का कोई स्टार्टअप ही नहीं होगा डिप्रेशन वाले केस में। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक होगा सिचुएशन हमारा, जो कि हमारा डिप्रेशन वाला है। और डिप्रेशन के बाद आता है फेज रिकवरी का। तो ये डिप्रेशन हमेशा लगातार नहीं चलता है, डिप्रेशन एक सर्टेन दम तक होता है, उसके बाद आता है रिकवरी। जो आइडल वर्कर थे, जो वर्कर अभी तक काम नहीं कर रहे थे, वो सामने आते हैं और बोलते हैं कि मैं कम पैसे पे ही काम करूँगा। तो प्राइस क्या होगा, कम होगा शुरू में। तो कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को रोक कर रखे थे, वो क्या करेंगे, वो जो है अब धीरे धीरे कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। उसी तरह बैंक में भी क्या होगा, कैश रिजर्व बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से एक ऑप्टिमिज्म आएगा हमारे मार्केट में। तो दोस्तों, ये है हमारा फाइनली हमारा जो डिप्रेशन फेज था वो खत्म हो जाएगा और वो रिकवरी आ जाएगा। तो दोस्तों, यही है हमारा बिजनेस साइकिल है, क्योंकि इसमें ये चीज़ बार बार रिपीट होती जाएगा, इसीलिए नाम इसका साइकिल पड़ा है। पहला बूम होता है, दूसरा रिसेशन होता है, तीसरा डिप्रेशन है और चौथा रिकवरी है।
चलिए दोस्तों, अब इस पे बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लें हम लोग जो भी अभी तक समझे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज एंटरप्रेन्योर साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, विसियस सर्कल, नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि बिजनेस साइकिल का दूसरा नाम होता है इकोनॉमिक साइकिल। सो बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक साइकिल। दूसरा क्वेश्चन है, पीक ऑड मैन आउट, बूम, डिप्रेशन, स्लो डाउन, रिकवरी। तो देखिए हमने 4 फेजेस पढ़ा, बूम पढ़ा, डिप्रेशन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा एक रिसेशन था, जो कि रिसेशन यहाँ दिया नहीं हुआ है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन स्लो डाउन है। स्लो डाउन तो कहीं था ही नहीं, इसीलिए हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा स्लो डाउन। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट मैन और मटेरियल का किस फेज में आता है। तो हमने साफ साफ देखा है कि डिप्रेशन फेज में हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट आता है, किसका, मैन का और मटेरियल का। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस फेज को हम लोग क्राइसिस फेज कहते हैं। तो क्राइसिस फेज कौन सा फेज है दोस्तों, अभी हम लोग जान रहे हैं रिसेशन फेज सबसे क्राइसिस फेज है। तो फ्रेंड्स ये तो था सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं इस टॉपिक में। जो भी मैंने अभी यहाँ पे कीवर्ड लिखा है, सभी कीवर्ड में से हो सकता है कि मान लीजिए पूछ दिया आपसे, बताइए ऐसा कौन सा फेज है जिसमें इनकम, प्रॉफिट, प्राइस घटेगा। आप 4 ऑप्शन दे दे, बूम, रिसेशन। देखिए रिसेशन केस में ऐसा होता है। फिर ऐसा कौन सा केस है इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, तो डिप्रेशन में आता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सभी कीवर्ड से पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस कीवर्ड को एकदम सीक्वेंस ऑर्डर, सीक्वेंसली क्रॉनिकल ऑर्डर में समझना है, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को जवाब दे पाएँ अच्छे तरीके से। तो ये था हमारा चैप्टर बिजनेस साइकिल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यूनिट 6 पे आते हैं, जो कि हमारा है इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स वेरियस सेक्टर। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी छोटा टॉपिक है और काफ़ी पूरा का पूरा थ्योरी भरा हुआ है, इसमें न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे भी हम लोग आसानी से कवर करेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमारी जो किताब है उसमें इंडियन इकोनॉमी का एक ओवरव्यू दिया हुआ है, जिसमें इकोनॉमी टिल 2008 और इकोनॉमी आफ्टर 2008 में बेसिकली कंपैरिजन की गई है कि क्या अंतर था हमारा जो इकोनॉमी था वो 2008 से पहले और 2008 के बाद। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ देखा गया है रिसेंट टाइम में, क्योंकि जीडीपी जो है वो हमारे 2015-16 का 7.6% ग्रोथ रेट था जीडीपी का। अब जीडीपी क्या होता है ये सब हम लोग आगे अगले टॉपिक में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन जीडीपी में 7.6% का ग्रोथ रेट देखा गया है 2015-16 में, जो कि कभी 5.7 हुआ करता था हमारे 90s में। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन इकोनॉमी में के जीडीपी में ग्रोथ हुआ है या उसमें डिप्रेशन हुई है, तो क्या जवाब होगा। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आप लोग जवाब देंगे ग्रोथ हुआ है। तो हमारे पास एग्जाम्पल भी है, 7.6 अभी है और जो कि हुआ करता था 5.7। अब देखिए दोस्तों, हमारे जो इकोनॉमी है उसको 3 मेजर सेक्टर में डिवाइड किया गया है। पहला है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, सेकंड है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और थर्ड है हमारा सर्विस सेक्टर। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी को प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, इंडस्ट्री को सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है और सर्विस को हम लोग टर्सरी सेक्टर कहते हैं। CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इसने इंडस्ट्रियल सेक्टर को 3 सेगमेंट में क्वालिफाई किया है। देखिए दोस्तों, इंडस्ट्रियल सेक्टर का यहाँ क्लासिफिकेशन है और अभी जो हमने क्लासिफाई किया था वो था इंडियन इकोनॉमी के मेन 3 सेक्टर का। दोनों में अंतर क्लियर होना चाहिए। CSO ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को 3 कंपोनेंट में डिवाइड की है। वो कौन कौन सा कंपोनेंट है आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है माइनिंग एंड क्वेरी, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है गैस एंड वाटर सप्लाई। फ्रेंड्स, हमारा जो मैकमिलन बुक है उसमें यही चैप्टर 5-6 पेज में दिया हुआ है। उसमें बहुत सारा चीज़ स्क्रैप है। आप स्क्रैप का मीनिंग समझते होंगे। दैट मीन्स हमें उन चीज़ों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि नॉलेज बनाने के लिए पढ़ना है तो ठीक है, आप लोग एक एक लाइन को पढ़िए, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब स्क्रैप है। कुछ चीज़ उनमें से जो चीज़ काम की चीज़ है वो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो कि मेरे नोट में सफिशियंट है। आप यदि इन चीज़ों को देख लें तो वो स्क्रैप पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। चलिए दोस्तों, मैं अभी बात कर रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्लासिफिकेशन CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने किया है 3 पार्ट में, माइनिंग एंड क्वेरी, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस एंड वाटर सप्लाई। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, सर्विस सेक्टर को हम लोग टर्सरी सेक्टर कहते हैं। अच्छा, आपसे यदि पूछा जाए कि इन तीनों सेक्टर में से सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, तो इसका जवाब होगा सर्विस सेक्टर। हमारे भारत का मैं बात कर रहा हूँ, हमारे भारत में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा है, जो कि ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा है। अच्छा, अब फाइनली हम लोग इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं MSMED एक्ट को समझकर। देखिए दोस्तों, MSME का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज।
और ये गवर्न होता है एक एक्ट के द्वारा, जिसे हम लोग MSMED एक्ट 2006 कहते हैं, क्योंकि ये एक्ट 2006 में दी गई थी। बेसिकली इस एक्ट में क्या है कि हमें